सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा मांगूंगा देरी के लिए, और उसका कारण हम दो नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ लोकसभा के लीडर भी आने वाले हैं और आने वाले थे। वो 2 बजे बोलने वाले थे लोकसभा में, लेकिन किसी कारण से लोकसभा भी 1-2 दफ़ा एडजॉर्न हुआ और उनका भाषण 2 के बजाय 3:45-4 बजे शुरू हुआ। तो हम सोच रहे थे कि वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आएंगे, लेकिन लगता है कि लंबा चलेगा। तो उस कारण से उनके इंतज़ार में उनकी तरफ से भी क्षमा चाहूँगा, अपनी तरफ से भी। विस्तार से हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के सुरजेवाला जी बताएंगे इस सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन शुरू में मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ पिछले कई सालों से जब से राफेल का खरीदना शुरू हमारे वक्त में हुआ था, राफेल जेट भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, आधुनिक भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास वो तमाम आधुनिक हथियार होने चाहिए जो भी इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कायम रखने के लिए। हम कभी भी, कोई भी सरकार हो, हमारी हो, उसके बाद हो, उससे पहले हो, कभी पीछे नहीं रहे। इसीलिए हमारी यूपीए सरकार ने शुरू किया था कि इन आधुनिक हथियारों में राइफल भी एक है जिसे खरीदना चाहे। वो डिटेल्स आपको मालूम है, कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि हम कितने खरीदना चाहते थे और कितना हम HAL के द्वारा यहाँ ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी हम फ्रांस से चाहते थे। लेकिन वो तमाम एग्रीमेंट करने से पहले फॉरेन कंट्री के या कोई भी खरीद या डील को थ्रू करने से पहले बड़ी प्रक्रिया होती है, इंटरगवर्नमेंटल, इंटर मिनिस्ट्रियल, फाइनेंस, देन हमारे कैबिनेट कमेटी होती है अलग चीज़ों के लिए, यहाँ CSS होती है, CCS होती है, कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी। वो ये कैबिनेट के पास तो नहीं जाती हैं, लेकिन कैबिनेट की अलग अलग सब कमेटियाँ हैं जो एम्पावर हैं डिसीजन लेने के लिए। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी अलग है, CCS अलग है, कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी वो अप्रूव करती है ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट, और तब जाके आगे बात बढ़ जाती है। ये तमाम प्रक्रिया हमारे वक्त में ठीक हो गई और उसके बाद ही हमने राफेल जेट खरीदने की कि कितने सीधे बने हुए खरीदेंगे और कितने यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद HAL के द्वारा हम यहाँ अपने देश में बनाएंगे। तो 2 बड़े लक्ष्य हमने प्राप्त किए थे उसमें कि एक राफेल जेट खरीदना और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी था और अधिकतर यहाँ हमारे देश में बनने। इस बीच में गवर्नमेंट चेंज हो गई। हमें पूरी आशा थी कि ये गवर्नमेंट जो ज़्यादा मेक इन इंडिया बात करती है, करती नहीं है, उस पूरे चीज़ को कचरे में डाल दी। 126 136 हमने खरीदने थे, 126, उसके बजाय इसने सिर्फ 36 खरीदने की शुरू की, 36 हो, तो 126। तो एक तो हमारी जो डिमांड है देश की, सबसे पहले डिमांड है 126, तो क्या कारण है कि देश की जो डिमांड है
उसको इस सरकार ने अंडरमाइन किया और 126 से लेकर कुल 36 तक सहमत कर दिया। तो क्या डिमांड नहीं है? दूसरा, सरकार बनने के बाद जब फ्रांस गए, माननीय प्रधानमंत्री जी, और फ्रांस जाने से पहले हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उनको भी बाहर जाना था। 2 दिन पहले उनसे पूछे, जाहिर है प्रधानमंत्री से फॉरेन सेक्रेटरी पहले जाते हैं, उनको पूछा गया क्या कि आप राफेल भी चर्चा में होगा, तो उन्होंने इनकार कर दिया, राफेल पे कोई चर्चा नहीं है, हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात कि ये 2 दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं और डील करके आ जाते हैं। और डील जैसे कोई बाजार में संतरे खरीदने गए, पूछ लिया कीमत क्या है, अरे बड़ी प्रक्रिया आपको करनी है, 126 की बात आप अपने 36 में करनी है। आपको बात करनी है कि कितने आप बने हुए खरीदेंगे और कितने पे आप ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करोगे। आपको इसकी नए डील करने की जो कम किया घटाए, और क्योंकि हमारे वक्त में शायद हम 8 बने हुए खरीद रहे थे, अब आप 26 खरीद रहे हो, 36 खरीद रहे हो। इसके लिए आपको पूरी प्रक्रिया दोबारा जीरो से शुरू करनी है। इंटरगवर्नमेंटल, इंटरमिनिस्ट्रियल, CCS कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की अप्रूवल लेनी है। वो तमाम चीजें किए बगैर प्रधानमंत्री जी ने संतरे खरीद लिए और 36 की डील हो गई। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन है, विस्तार से मैंने जैसे बताया, क्यों ये फोन डील करते रहते हो। हमारी इत्तला है, जो हमारी इंफॉर्मेशन, और हम इंफॉर्मेशन को दुरुस्त करना चाहते हैं। हम कोई वेग क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते हैं, वेग आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, और देश को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बड़ी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, इनकी पूरी सरकार ट्रांसपेरेंसी पर 24 घंटे उसकी कस्में खाती हैं, जो कि है नहीं ये ट्रांसपेरेंट। तो कितनी बार हम लोगों ने पूछा कि उसकी कीमत क्या है? हमारे वक्त में क्या कीमत थी हम तो बताते हैं, इनके वक्त में क्या कीमत है ये क्यों नहीं बताते? हमारे वक्त में पर जेट, राफेल जेट, मैं इसको $1 मिलियन में नहीं कहता हूं, मैं अभी $1 मिलियन कहने में कोई आपत्ति नहीं, 80.95 मिलियन, उसका मतलब है 526 करोड़ एक जेट की कीमत थी राफेल। लेकिन जो सुनने में आया वह है कि इन्होंने जो खरीदा है 1570 करोड़। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 3 गुना, 2.25 गुना। तो ये सच है कि नहीं है, ये कौन बनाए? डिफेंस मिनिस्टर नहीं बोलते, डिफेंस सेक्रेटरी नहीं बोलते, पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलते, पार्लियामेंट के बाहर नहीं बोलते। तो सबसे पहले हमें नंबर 1 क्वेश्चन है कि ये तमाम प्रक्रिया करने के बगैर सरकार ने ये डील कैसे की? उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की अनुमति के बगैर, उनके क्लियरेंस के बगैर, उनकी अप्रूवल के बगैर, और उससे नीचे जो प्रक्रिया करनी थी उसके बगैर
कैसे ये डील की। क्या ये रूल्स के खिलाफ नहीं है? क्या केस नहीं बनता है करप्शन का? नंबर 1, और अगर है तो वो रिकॉर्ड दिखाए। नंबर 2, हम अपनी कीमत बताते हैं, हमने 526 करोड़ में खरीदा। हमें जो इत्तला है या आरोप है कि हमें बताया गया कि आपने उससे तिगनी कीमत पे 1570 करोड़ में खरीदा है, कि यह सत्य है कि नहीं, जो सच है कि नहीं, और अगर नहीं सच है तो क्या सच? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि राफेल की ये कंपनी तो है ही, लेकिन दूसरी कंपनी है यूरोफाइटर। ये जब हमारे वक्त में इंटरनेशनल बिडिंग हुई थी तो राफेल L1 आई थी और यूरोफाइटर का जहाज, ये फाइटर नंबर 2 आया था। नंबर 2 ये आया था, L2 आया था। तो इस बीच में जब सरकार चेंज हो गई तो ये जो L2 आया था, यूरोफाइटर, इसने डिफेंस मिनिस्टर उस वक्त के थे, हमारी गवर्नमेंट के नहीं, इसी प्रेजेंट गवर्नमेंट के, बट नॉट प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर, उस वक्त के डिफेंस, उसको लिखा कि जो भी L1 है हम उससे 20, या हमने जो बिड की हम उससे 20%, जो यूरोफाइटर ने किया था हम उससे 20% कम करते हैं हमारा जहाज खरीदो, और अगर जो 20% है वो L1 से कई गुना और नीचे जाता है और सस्ता मिलता है। तो क्या वजह है कि जब उसने डिफेंस मिनिस्टर को लिखा और आप L1 से भी नीचे के लिए ऑफर L2, जो गवर्नमेंट ने टेक्निकली अप्रूव किया था, मान लिया था ये टेक्निकली हमारे तमाम पैरामीटर्स पूरा करता है, लेकिन रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि वो L2 था। जब वो तमाम पैरामीटर्स पूरा करता था आपके क्वालिफाई, सिर्फ L2 की वजह से आप नहीं खरीदते थे, और वो 20% कम करने के लिए तैयार था, जो L1 की कीमत से बहुत कम नीचे था, तो आपने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। आपने दोनों को साथ मिला के, नॉर्मली जो नॉर्मल बिडिंग होती है, दोनों को बिठा लेते, या तो दोबारा बिड करा देते, या उनसे कहते कि जिसका, चलो इसने ये ऑफर किया है, राइफल वाले को कहता है आप उससे नीचे करोगे, 30% करोगे, 25 आपको देंगे। दैट एफर्ट वाज नॉट मेड। तो ये बड़ा सीरियस केस। इस गवर्नमेंट की ये आदत है, 24 घंटे ये कहते हैं ना कि हम पर कोई आरोप नहीं लगता। आरोप जब तक ये इंक्वायरी नहीं करते तो आरोप कैसे सिद्ध होगा? भारत के इतिहास में शायद पहली दफा हुआ, 2016 में राज्यसभा का सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन बिल्कुल एक दिन भी नहीं चला। लोकसभा का सेशन क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है, चलता रहा, नहीं चलता रहा। 3 आरोप बीजेपी के रूल्ड स्टेट के, एक शायद 32 या 33 हजार करोड़ का पीडीएस का छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का था, प्रेजेंट बीजेपी का गवला स्कीम, व्यापम का स्कीम मध्य प्रदेश का, और 40,000 करोड़ से ऊपर राजस्थान के प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट का था, कि बगैर बिडिंग के इन्होंने खदानें दे दी। ये 2 सेशन में हमने यही 3 डिमांड की, न कोई इंक्वायरी हुई, न किसी मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने कहा हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। तो जब आप किसी आरोप पर, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के कई आरोप थे, मिनिस्टरों को जाना पड़ा उन आरोपों पर,
लेकिन इंक्वायरी नहीं की। तो इन सरकार पर आरोप जब लगते हैं और ये इंक्वायरी नहीं करते हैं, तो इस सरकार को कोई यह हक नहीं है ये कहने का कि हमारे पर कोई आरोप नहीं। आरोप लगते हैं, लेकिन आप हमारे वक्त में ये था, पेपर में आ गया किसी मंत्री के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, इससे कि पहले पार्लियामेंट होता वो मंत्री गया जाता। एक मंत्री पर आया रेलवे मिनिस्टर कैबिनेट कि उसके भांजे ने किसी प्रमोशन में पैसा लिया, भांजे ने, बहन के लड़के ने, और रेलवे मिनिस्टर बेचारा इस्तीफा। एक लॉ मिनिस्टर ने कहा कि उसने कोई ड्राफ्ट देखा सीबीआई डायरेक्टर का। अरे लॉ मिनिस्टर तो हम सब लोगों के कैबिनेट जाने से पहले, कोई भी कैबिनेट में पेपर जाएगा अप्रूवल के लिए, सबसे पहले उसको लॉ मिनिस्ट्री देखती है। आज तक कोई भी पेपर कैबिनेट में नहीं आता है डिस्कशन से पहले, अनलेस इट इज वेटेड बाय कैबिनेट, इट इज वेटेड बाय लॉ मिनिस्टर। तो जब पूरा कैबिनेट के ही पेपर लॉ मिनिस्ट्री देखती है, मिनिस्टर ये, तो आप सीबीआई को भी अगर कोई जवाब कहीं देना था कोर्ट में, तो लॉ मिनिस्टर, पढ़ा हुआ लॉ मिनिस्टर है, वर्किंग लॉ मिनिस्टर है, वर्किंग लॉयर है, वो अगर उसकी ड्राफ्टिंग देखता है, वो भी सरकारी है, वो भी सरकारी है, उसने उसका ड्राफ्ट देखा, आरोप आया और लॉ मिनिस्ट्री से गया। इस तरह के कोई अपोजिशन की मांग नहीं, दर्जनों मिनिस्टर हमने इस तरह से बेचारे पाप किया, मैं कहता हूं, हम लोगों ने। और यहां दो दफा पार्लियामेंट चलते नहीं, दो सेशन, कोई इंक्वायरी नहीं होती, और फिर भी कहते वाह हम पर कोई आरोप नहीं है, इंटरनेशनल जाकर भी और यहां भी कहते हैं। अब आरोप सिद्ध कौन करेगा? तुम्हारा शहर, तुम ही कातिल, तुम ही मुंसिफ। हमें यकीन था कि कसूर हमारा ही होगा। नहीं, राज्यसभा वाले हमने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आई डोंट वांट, क्योंकि वो बीच ऑफ ट्रस्ट होगा, बीच ऑफ ट्रस्ट ना आई एम सॉरी, क्यों जो हमने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नीचे, नौ पार्टीज ने हमने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नीचे की ना आई विल, अगर दैट विल बी ब्रीच ऑफ, ना आई कांट से, दैट इज नॉट फेयर। नहीं, सब वो दूसरा मीडिया भी था। अच्छा चलो, अभी डाइवर्ट मत करिए अटेंशन। Friends, we've come to you to place before the country an extremely serious issue. Modi government is indulging in an unforgivable game of compromising national security and national interests. As said by Shri Ghulam Nabi Azad, a huge scam is brewing in the procurement of fighter aircrafts for Indian Air Force. There are grave apprehensions and claims of insurmountable loss being caused to the public exchequer, which are now in public domain, but the government refuses to speak the truth. As he pointed out, there is complete non-transparency in disclosure of purchase price of fighter aircrafts. There is flagrant violation of the mandatory procedure of defense procurement procedure, and no clearance, no prior clearance from Cabinet Committee on Security, which is a prerequisite for purchase of defense equipment. In national interest on transfer of technology has been sacrificed. And there is blatant promotion of financial interests of crony capitalist friends of the Prime Minister in this entire matter. Defense Minister Mrs. Nirmala Sitharaman held a press conference in Raksha Bhavan on 17th November 2017, where in presence of the friends of the media, she asked Defense Secretary to disclose the price of the Rafale aircrafts. In the press conference.
Despite that, there has been a complete studied silence on part of Modi government. Yesterday, finally, in reply to a question by my colleague Mr. Rajiv Gowda, she refused to disclose the price to the parliament and to the country. This itself raises serious doubts on the motives as also on the intent of Modi government. So Modi government's lame duck diversionary tactics on Rafale deal have left more questions than answers. We asked Prime Minister Modi to answer 8 simple questions to people of India. And first that Mr. Ghulam Nabi Azad already asked, what is the price of the 36 Rafale aircrafts that Government of India is buying from Dassault Aviation of France? And as he said, is it correct that an international tender bidding deal which culminated in December 2012 during UPA government's tenure, the price was 80.95 million per aircraft, which has now supposedly gone to about 241 million per aircraft, which is 3 times. Who is responsible for this loss to the public exchequer and why no price is being disclosed? This can't be state secret or a defense secret. And more shocking is the fact that in November 2017, the same company, Dassault Aviation, has supposedly sold the same aircraft, Rafale fighter aircraft, to another country, Qatar. 12 aircraft sold for US $1.3 billion or US $108 million per aircraft or 694 crore per aircraft. If it is 694 crore for Qatar, why is it over 1500 crore for India? Why is there over 100% price variation when we buy and when another country buy the same aircraft from the same country? It's a question that PM needs to answer. Our question number 2. Why did Prime Minister decide to buy 36 Rafale aircraft by violating the defense procurement procedure, which is the Srimad Bhagavad Gita for buying all defense equipments? As we all know, there is a defined defense procurement procedure of 2013. Anytime there is a demand to buy any equipment, it goes to Contract Negotiations Committee, CNC. Once CNC finalizes the product, it goes to Price Negotiations Committee, which is PNC. Once both are done, then a price discovery is made. Once a price discovery is made, for our country, an intergovernmental agreement has to be signed, because that company has to be backed by a government of that country. Once an intergovernmental agreement is signed, only then the product is purchased. But Mr. Modi violated all of this. Neither was there a contract negotiation committee, nor was there a price negotiation committee, nor was there a price discovery, nor was an intergovernmental agreement in place when Mr. Modi decided to buy the aircraft. How did he buy it? Can he buy off the shelf, as Azad Saab said? Our third question, it is mandatory to take approval of Cabinet Committee on Security before you buy any defense equipment. When Mr. Modi announced purchase of 36 Rafale aircraft on 10th April 2015, and I'm saying it with a sense of responsibility, there was no clearance from Cabinet Committee on Security. Why was a prior clearance from Cabinet Committee on Security not taken by the Prime Minister? Is he not guilty of not doing that? So defense procurement procedure violated, Cabinet Committee on Security prior clearance also violated. Our fourth question, when Prime Minister was to go to France, on 8th of April 2015, and I am releasing the proceedings to you, Foreign Secretary conducts a pre-visit press conference. Friends of the media ask, is Rafale on the table? And the Foreign Secretary says, no, these things are not negotiated at leadership level.
I'm releasing the exact wording and the question both to you, which is today available on MEA website. What happened in 24 hours, 48 hours? That between 8th April to 10th April 2015, the Prime Minister of the country, when government said on 8th April it is not on table, it is not going to be negotiated, he unilaterally decides to buy. What was the pressure? What was the consideration? What was influencing the Prime Minister Shri Narendra Modi for forcing him to change his decision of buying the aircraft within 48 hours? Number 5, Rafale and Eurofighter Typhoon both were found equal on all technical requirements by Indian Air Force, as pointed out by Azad Saab. Rafale was purchased by us only because Rafale was lower in price. Before Mr. Modi went to France, the then Defense Minister, Shri Arun Jaitley, received a letter from Eurofighter Typhoon, which has been placed in public domain by various media friends. I've taken a copy and I'm also sending it back to you. That letter categorically says, Eurofighter Typhoon is ready to reduce its price by 20%. We are looking at the biggest defense deal of India. We are not looking at buying oranges and apples. This is the biggest defense deal of the country. And a company which is equivalent to Rafale says, I'm ready to reduce prices. The letter is written to Defense Minister Shri Arun Jaitley. Why did the Prime Minister and Defense Minister not take this letter into consideration? Would the correct, transparent, accountable way not be ask both the companies to bid again through the intergovernmental route, and whichever is lower, buy that? Would it not have saved millions and millions of dollars to the India's exchequer? Why has Prime Minister caused this loss? And why are they quiet? Our 6th question, why was the public sector undertaking Hindustan Aeronautics Limited bypassed for getting the offset contract worth 30,000 crore in this Rafale deal? We all know, and it's in public domain, that on 13th March 2014, Rafale, Dassault Aviation and HAL, they entered into a work share agreement for offset contract. But after Modi ji's announcement in April 2015, HAL was consigned to the dustbin and a private corporate entity was brought in. Why? And did the Defense Minister not mislead the Parliament yesterday when in a written reply, she told Professor Rajiv Gowda and the Parliament that she has no idea as to who has entered into an offset contract with Dassault Aviation for Rafale aircraft? This is completely wrong. For Defense Minister forgot to tell the Parliament that on 27th of October 2017, the French Defense Minister came to India and met with our Defense Minister. And after that meeting, she went straight to inaugurate Dassault Reliance Aerospace Manufacturing Facility in Mihan, Nagpur, where a Union Cabinet Minister Nitin Gadkari ji and Chief Minister of Maharashtra Devinder Fadnavis ji were both present. Did she not know about it? Did she not know why the Defense Minister of France had come? Can she claim complete ignorance and mislead the Parliament and the nation like this? Is it not breach of privilege of the House as also of the Parliament and the people of this country? Why are they weaving this web of deception of ignorance? And our 7th question, is it not correct that the only company in this country which has decades of experience of manufacturing fighter aircraft is the only public sector undertaking company, HAL, Hindustan Aeronautics Limited? Why has HAL been bypassed in favor of a private company by the current government? And how can it deny responsibility by saying, oh, we do not know that a 30,000 crore offset contract has been taken away from a PSU and has been given to a private entity? What kind of a lame duck government is this?
And my last but not the least question, on 17th November 2017, Defense Minister Mrs. Nirmala Sitharaman said, Prime Minister announced purchase in April 2015 because we were buying 36 Rafale on an emergency basis. I quote her and unquote, emergency basis. Well, what was the need to buy aircrafts on an emergency basis by Prime Minister Modi on 10th April 2015 when the regular purchase through an international tender had been finalized on 12th December 2012? Congress government had finalized the purchase through an international transparent bidding process. Why do you cancel that and make an emergency purchase bypassing defense procurement procedure, Cabinet Committee on Security, the best price discovery? Why? And if it was an emergency purchase, 35 months have passed. Why has not a single Rafale been delivered to our Indian Air Force? Will the Defense Minister and Prime Minister Modi answer? And when will the aircrafts come? Public domain information says they will not come for 2 to 5 more years. Does it justify on emergency purchase in 2015 a product which will not be delivered for 5 years? What kind of an emergency purchase is that? So the truth remains that Modi government is compromising national interest and national security both. The very fact that they refuse to tell the price of purchase, which cannot be a state secret or a national secret or an international secret, tells us कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। समय आ गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जवाबदेही मांगने का। रक्षा मंत्री के बयानात के पीछे प्रधानमंत्री नहीं छुप सकते क्योंकि इस पूरे मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा और एक बड़े घोटाले की बू आ रही है। आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है। Say again. Whatever needs to be done, my colleague Shri Rajiv Gowda is here. He will consult the party, he will look at all the facts, and the party will take an appropriate decision on the point. राहुल गांधी ने भी पार्लियामेंट में बोला, भी पार्लियामेंट के बाहर और ट्वीट भी किया कि ये डील सीधे प्रधानमंत्री ने की है और रक्षा मंत्री का कहना है कि इसमें हम कोई जवाब नहीं देंगे, ये प्रधानमंत्री ही बताएंगे। सच्चाई यह है कि 36 रफेल एयरक्राफ्ट को हर नियम तोड़कर, हर अनिवार्य प्रक्रिया को तोड़कर खरीदने की जिम्मेवारी, जवाबदेही केवल और केवल श्री नरेंद्र मोदी की है। 8 अप्रैल 2015 को विदेश सचिव कहते हैं कि रफेल एयरक्राफ्ट पर कोई चर्चा दोनों नेताओं के बीच में, हिंदुस्तान और फ्रांस के प्रधानमंत्री के बीच में नहीं होगी। 48 घंटे बाद मोदी जी उनका फैसला बदल देते हैं। जिस दिन ये खरीद का निर्णय मोदी जी करते हैं उस दिन रक्षा मंत्री उनके बजाय वो एक फंक्शन के अंदर होते हैं गोवा में, श्री मनोहर पारिकर जी। इस निर्णय से, इस एक छत्र निर्णय से जहाज खरीदने का फैसला बगैर प्राइस डिस्कवरी यानी बगैर कीमत के आंकलन के, बगैर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को फॉलो किए, बगैर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इजाजत के और बगैर उस समय इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट फ्रांस से जो बाद में हुआ, उस समय कोई इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट नहीं था, तो बगैर किसी इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के मोदी जी ने क्यों लिया और उसकी कीमत क्या है, इसीलिए देश जानना चाहता है। नहीं तो जिम्मेवारी और जवाबदेही, जैसा कांग्रेस अध्यक्ष जी ने भी कहा और विपक्ष के नेता ने भी कहा, सीधी और सीधी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की है। Mr. Surjewala, Congress has finalized this deal in December 2012, 10th December 2012. Was there any timeline when the jets were to be delivered at that time? Well, as we all know that L1 was discovered in December 2012, and as we all also know
the then opposition leaders of Bharatiya Janata Party raised issues about life cycle costs of the aircraft. The then Defense Minister, Shri A.K. Antony ji, said we will satisfy every objection raised and referred the issue for due examination and satisfaction of the opposition leaders of BJP. The matter was pending when the government changed. Otherwise, 126 aircraft, 18 in flyaway condition, the rest to be manufactured by Hindustan Aeronautics Limited through Make in India would have happened. But the truth also remains that Modi ji first concluded a new deal, then cancelled the old deal, and no delivery of aircrafts have come. And the price itself is a great Indian mystery that continues to remain unresolved. Defense Minister needs to brush up her knowledge or read through her files once again. As I pointed out to you, the Defense Procurement Procedure 2013 that holds good even today has a 4-step. Number 1, it goes to a contract negotiation committee after an international bidding, which looks at all the technical parameters. The technical parameters said, Indian Air Force said, we are happy with both the aircrafts, whether it's a Rafale or whether it's a Eurofighter Typhoon. Then it goes to price negotiations committee. Then a price discovery is made. It is followed by an intergovernmental agreement and consequent signing of the deal. We've reached L1, technical parameters finalized, financial parameters finalized. That's when BJP's objections came on life cycle cost. And they said life cycle cost will be higher. Antony ji said, Congress party said, we have absolutely no hesitation. It's a completely transparent defense contract, but since it was the biggest ever defense deal, we said, please examine all the objections of BJP. And what did BJP do? 2007 to 2012, the entire hard work of price discovery, of a fair, transparent negotiation, they shelved. They one fine day took out something from their hat and went and bought from off the shelf 36 aircrafts. All this is mired in serious issues of impropriety, serious non-transparency on part of Modi government, and serious issues about loss being caused to the public exchequer, besides causing compromise of national interest and national security. It's time Prime Minister, in his wisdom, should answer these questions to the nation, as leader of opposition has pointed. आजाद साहब, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा चल रही है और ना राज्यसभा में आपने और लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, दोनों नेताओं के बोलते वक्त प्रधानमंत्री मौजूद थे। राफेल डील में कोई गड़बड़ी हुई है, इसका मुद्दा आप लोगों ने नहीं उठाया। क्या बोफोर्स तोप को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, इससे आपकी परेशानी है? ये जब हम आपस में बोलते हैं पार्टी के, तो हम आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन क्या बोलेगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने उठाए और हमारे जो 2-3 स्पीकर्स और हैं, उनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स बांटे हैं और उनमें से एक कुलीग के पास ये भी उठाने के लिए। और माफ कीजिए, जब हम ये सार्वजनिक, आज अगर आपने लोकसभा में, जिनकी वजह से हम लेट हो गए, अगर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता का पूरा भाषण सुना होता, और क्योंकि वो चल रहा था आप नहीं सुन पाए, तो उन्होंने राफेल की चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष खुद इसके बारे में बोल चुके हैं और आज फिर उन्होंने टिप्पणी की, और हम सब आपकी अदालत में हैं और आपके माध्यम से इस देश के 125 करोड़ लोगों की अदालत में हैं। कांग्रेस किसी प्रकार की भाजपाई साजिश से घबराने वाली नहीं। सवाल ये है कि राफेल के दस्तावेज और सबूत ये दिखाते हैं
कि दोष मोदी जी के द्वार पर दस्तखत दे रहा है। गड़बड़ झाला और घोटाले की बू इस पूरे रफाल जहाज, लड़ाकू जहाज की खरीद से आ रही है। इसकी सच्चाई क्या है और सरकार सच बताने से गुरेज क्यों कर रही है? मोदी जी और रक्षा मंत्री दोनों सच बताने से डर क्यों रहे हैं? वो क्यों नहीं बता पा रहे कि दूसरे देशों ने उसी जहाज को किस लागत में खरीदा, हमने किस लागत में खरीदा, और L1 जब वही जहाज आया था तो उसकी लागत क्या थी? अगर वो ये नहीं बताते, और वो भी तब जब खुद रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना और हिदायत दी पब्लिकली कि वो प्राइस बताएंगे, तो आज वो इससे गुरेज क्यों कर रही है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारा साइड स्टेप हो जाएगा। हाँ? कश्मीर के बारे में अलग से हमने कल नोटिस दिया है, अभी मैं नोटिस दे के आया कि नहीं, कश्मीर के बारे में मैं अभी नोटिस दे के यहाँ आया हूँ। सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन आवर और जो कश्मीर पे डिस्कशन हो वो कल हो।